हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू केमिस्ट्री एजुकेयर पॉइंट। पिछले वीडियो में हमने निबिड़ संकुलन जो है उसके बारे में डिस्कस किया था। निबिड़ संकुलन के दो प्रकार जो थे वो हमने उस वीडियो के अंदर डिस्कस कर लिए थे और आज जो है वो हम तीसरा जो प्रकार है यानी कि त्रिविमीय निबिड़ संकुलन जो है उसके बारे में डिस्कस करने जा रहे हैं। तो आज के जो टॉपिक हैं हमारे त्रिविमीय वर्ग निबिड़ संकुलन है और एक कोष्टिका है, उसकी विमाई जो है वो हम यहाँ देखेंगे। तो शुरू करते हैं सबसे पहले त्रिविमीय वर्ग निबिड़ संकुलन। अब देखिए, ये जो त्रिविमीय वर्ग निबिड़ संकुलन होता है ये है द्विविमीय वर्ग निबिड़ संकुलन के द्वारा बनाया जाता है। यहाँ पर यदि हम कहें कि यह जो है वह इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि द्विविमीय वर्ग निबिड़ संकुलन की जो संरचनाएं हैं यानी कि जो परतें हैं उनको हम एक के ऊपर एक रखकर ये संरचना जो है वो प्राप्त करते हैं। ओके, अब इन्हें रखने का जो तरीका है वो अलग अलग प्रकार से है। तो सबसे पहला प्रकार जो है वो हम देखते हैं कि द्विविमीय वर्ग निबिड़ संकुलन जो है उसके द्वारा हम त्रिविमीय निबिड़ संकुलन का निर्माण कर रहे हैं। अब इसमें देखिए क्या करते हैं कि द्विविमीय वर्ग निबिड़ संकुलन जो है वो हम बना रहे हैं। ध्यान रखें, द्विविमीय वर्ग निबिड़ संकुलन जिसके गोले जो हैं वो एक सीध में रहते हैं। अब क्या करते हैं कि ये जो द्विविमीय वर्ग निबिड़ संकुलन बना है इसकी ये जो एक परत बनी है ऐसी की ऐसी दूसरी परत इस पर रखते हैं, फिर तीसरी रखते हैं, फिर चौथी, इस तरीके से एक के ऊपर एक परतें हम रखते जाते हैं और जो निबिड़ संकुलन बनता है वो कौन सा होता है? त्रिविमीय वर्ग निबिड़ संकुलन होता है। देखिए इसके बारे में जो बातें हैं तो हम यहाँ कहते हैं कि इसमें क्या करते हैं कि परतों की पहली परत के ठीक ऊपर दूसरी परत रखते हैं। वह ठीक इन परतों को क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर रूप से हम यहाँ पर एक सीध के अंदर रखते हैं और इस प्रकार से जो बनता है वह क्या होता है? त्रिविमीय वर्ग निबिड़ संकुलन होता है। ओके, देखिए व्यवस्था जो है वो किस प्रकार की होती है? ए प्रकार की। ए प्रकार का तात्पर्य है कि सभी परतें जो है वो एक समान रूप से रखी जाती है और इसमें जो जालक प्राप्त होता है वो कौन सा होता है? घनीय जालक होता है। देखिए इसका चित्र। अब देखिए यहाँ पर ये जो नीचे वाली पूरी परत है ये कौन सी है? द्विविमीय वर्ग निबिड़ संकुलन की परत है। ओके, अब इनको हम क्या कर रहे हैं? ये एक परत हो गई, इस पर दूसरी परत रखी, फिर तीसरी परत, फिर चौथी परत, पांचवी, इस तरीके से एक के ऊपर एक परतें रखते जा रहे हैं। सभी परतों की व्यवस्था एक जैसी है इसलिए ए, इसलिए हमने यहाँ कहा कि व्यवस्था जो है वो किस प्रकार की होती है? ए प्रकार की होती है। तो इस प्रकार से यह जो पूरा बना है इसे ही हम क्या कहते हैं? त्रिविमीय वर्ग निबिड़ संकुलन कहते हैं। चूंकि यह द्विविमीय वर्ग निबिड़ संकुलन से बना है इसलिए इसे भी हम त्रिविमीय वर्ग निबिड़ संकुलन कहते हैं। समझ गए होंगे? ऐसी की ऐसी परतें एक के ऊपर एक रखते जाते हैं। ओके, तो यहाँ आप इनको अच्छी तरीके से समझ सकते हो। अगला जो प्रकार है वो देखिए षटकोणीय निबिड़ संकुलन से हम बनाएंगे। जो द्विविमीय षटकोणीय निबिड़ संकुलन होता है उसमें हम जो है त्रिविमीय निबिड़ संकुलन बनाने के लिए इन परतों को दो प्रकार से रखते हैं। दो प्रकार से अलग अलग यहाँ हम इनको डिस्कस करेंगे। देखिए पहला प्रकार क्या है कि द्वितीय परत जो है उसको प्रथम परत के ऊपर रखना। अब इस व्यवस्था में क्या करते हैं हम कि प्रथम परत को द्वितीय परत पर हम इस प्रकार रखते हैं कि द्वितीय परत के गोले प्रथम परत के गोलों के अवनमन में आ जाए और यहाँ व्यवस्था जो है वो कौन सी होती है? ए बी, यानी कि पहली परत अलग होगी, दूसरी परत में गोलों की व्यवस्था अलग, फिर वापस तीसरी में अलग, चौथी में, यानी कि पहली, तीसरी, पांचवी, सातवीं, इस तरीके से कॉमन रहती है। देखिए इन्हें हम यहाँ एक डायग्राम के माध्यम से समझते हैं। देखिए यहाँ पर आप देख सकते हो कि एकदम जो डार्क रेड है वो पहली परत हमने कही है और जो हल्के कलर में है वो द्वितीय परत है। तो यहाँ पर आप देख रहे हो कि ये जो पहली परत के यह जो बीच में छिद्र हैं, ये जो बीच में छिद्र हमको दिखाई दे रहे हैं, ये जो बीच में हमको छिद्र दिखाई दे रहे हैं, ये वाले छिद्र, ये वाले छिद्र, ये जो छिद्र हैं बीच में, ठीक है, तो इन छिद्रों को हम यहाँ क्या कर रहे हैं? अवनमन कह रहे हैं। तो ये प्रथम परत जो होती है उसके बीच में ये जो अवनमन होते हैं इसमें द्वितीय परत के गोले फिट हो जाते हैं। ओके, अब आप यहाँ देखिए
यहाँ लिखा हुआ है टी, यहाँ लिखा हुआ है ओ, यहाँ फिर टी, फिर ओ। इस तरीके से ये जो अलग अलग यहाँ पर बता रखे हैं उनको हम यहाँ कह सकते हैं। तो यह जो यहाँ बता रखे हैं टी और ओ, यह जो है इसके रिक्ति जो होती है उसको शो करते हैं। ओके, तो रिक्ति को शो करने का तात्पर्य है कि यहाँ पर जैसे ये टी है, टी का मतलब हो गया ट्राइगोनल यानी कि चतुष्फलकीय, और ओ का मतलब हो गया ऑक्टाहेड्रल यानी कि अष्टफलकीय रिक्ति। ओके, तो यहाँ सबसे पहले हम उसकी व्यवस्था को देखते हैं। देखिए, पहली परत जो डार्क वाली हो गई, दूसरी परत जो हल्की वाली है। तो पहली परत के गोलों के बीच में ये जो छिद्र हैं, इन छिद्रों के ऊपर ही ये गोले फिट होते जा रहे हैं। ओके, तो यहाँ ये जो टी है, ओ है, ये यहाँ रिक्तियाँ होती है। रिक्तियों का तात्पर्य है कि अवयवी कण जब निबिड़ संकुलित हो जाते हैं तो उनके बीच में जो जगह बच जाती है उसको हम क्या कहते हैं, रिक्ति कहते हैं। यहाँ पर रिक्तियाँ दो प्रकार से शो की गई है। एक है ऑक्टाहेड्रल यानी कि अष्टफलकीय, दूसरी है टेट्राहेड्रल यानी कि चतुष्फलकीय। दोनों के बारे में हम यहाँ डिस्कस करेंगे। ठीक है, टी से और अष्टफल की रिक्तियों को ओ से दर्शाया गया है, तो दोनों हम यहाँ अभी डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले है रिक्ति। तो रिक्ति की परिभाषा जैसा कि मैंने बताया कि निबिड़ संकुलन के बाद में उनके बीच में जो रिक्त स्थान बच जाता है उससे हम क्या कहते हैं, रिक्ति कहते हैं। अब रिक्ति जो है वो दो प्रकार की होती है। एक रिक्ति कौन सी है, चतुष्फलकीय रिक्ति। तो पहली रिक्ति देखिए, चतुष्फलकीय रिक्ति। चतुष्फलकीय रिक्ति का निर्माण जो है वो कैसे होता है, देखिए पहली परत है, उस पहली परत का एक गोला, उस पहली परत का दूसरा गोला और उस पहली परत का ये तीसरा गोला। तो मान लिया एक परत है उसकी ये तीन गोले हैं। अब इस पर जब दूसरी परत रखी जाती है तो ये गोले जो होते हैं, ये जो बीच में जगह होती है, इस जगह के ऊपर आकर इस तरीके से फिट हो जाते हैं। तो ये गोला इस तरीके से फिट हो जाता है। तो नीचे की परत के तीन गोले और ऊपर की परत का पहला गोला, ये जब आपस में एक दूसरे में फिट होते हैं तो इनके बीच में जो जगह होती है वो जगह ही कहलाती है चतुष्फलकीय रिक्ति। इसलिए हमने कहा इसका निर्माण कितने गोलों से होता है, चार गोलों से होता है। देखिए इसका डायग्राम, यहाँ आप देखिए कि पहली परत जो है इसके ये तीन गोले हमने यहाँ बता दिए। ये जो बीच की जगह है, इस बीच की जगह में ये गोला जो है वो आकर फिट हो जाता है, और फिट होने के बाद में इनके बीच में जो जगह बचती है उस जगह को ही हम क्या कहते हैं, चतुष्फलकीय रिक्ति। इसीलिए हमने कहा इसका निर्माण कितने गोलों से होता है, चार गोलों से होता है। ओके, फिर देखिए ये यहाँ इसके ऊपर हमने रख दी, तो ये जो बीच की जगह है ये चतुष्फलकीय रिक्ति हो गई। अब इस चतुष्फलकीय रिक्ति की आकृति हम देखें तो ये कुछ इस प्रकार से शो होती है। किस प्रकार से शो हुई है, यहाँ पर ये जो चार गोले हैं, ओके, तो ये जो चार गोले यहाँ बनाए गए हैं, इन चारों गोलों के केंद्र को यहाँ पर मिलाया गया है। तो चारों गोलों के केंद्र को मिलाया, ये एक, ये दो, ये तीन, तो ये एक, ये दो, ये तीन गोले हैं, इनके केंद्र को मिलाया, और ऊपर वाला गोला जो था उसका केंद्र ये। तो ये जो संरचना बनती है वो चतुष्फलक होती है। इसलिए इस रिक्ति को हम क्या कहते हैं, चतुष्फलकीय रिक्ति कहते हैं। तो यहाँ ध्यान में रखेंगे चतुष्फलकीय रिक्ति कितने गोलों से बनती है, चतुष्फलकीय रिक्ति की संरचना, और इसे चतुष्फलकीय हम क्यों कह रहे हैं, किस प्रकार से कह रहे हैं, तो चतुष्फलक के निर्माण के आधार पर। तो चतुष्फलकीय रिक्ति की संरचना में ये सारे चित्र जो है वो आप ड्रॉ करेंगे। तो चतुष्फलकीय रिक्ति का निर्माण कितने गोलों से होता है, ये बात भी आप यहाँ ध्यान रखेंगे। ओके, समझ गए होंगे आप सभी। अगला जो है वो है अष्टफलकीय रिक्ति। अब देखिए अष्टफलकीय रिक्ति का निर्माण जो है वो हम कह रहे हैं कि एक परत यानी कि द्वितीय परत की त्रिकोणीय रिक्तियाँ जब प्रथम परत की त्रिकोणीय रिक्तियों के ऊपर हो तो यह रिक्ति बनती है। तो ओवरऑल इसका निर्माण कितने गोलों से होता है, 6 गोलों से। देखिए ये एक हुआ, ये दो हुआ, ये तीन हुआ, तो ये एक परत के गोले हो गए। इसे हम त्रिकोणीय रिक्ति क्यों कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ तीनों गोलों के केंद्र बना रहे हैं तो एक त्रिकोण बन रहा है, इसलिए इसे त्रिकोणीय रिक्ति कह रहे हैं। यहाँ जो रिक्ति है इसमें ये जो रिक्ति है इसकी संरचना इस प्रकार से त्रिकोणीय है। ओके, अब क्या करते हैं कि जो दूसरी परत है उसके भी तीन गोले जो हैं इसके ऊपर रखते हैं। ये इसको देखिए मैं अलग से बना के बताता हूँ। ये जैसे एक परत का गोला हो गया, ठीक है, ये एक परत के तीन गोले और इनके बीच में ये त्रिकोणीय रिक्ति बनी है। अब यहाँ जो है वो दूसरी परत का गोला जो है वो किस प्रकार से है, देखिए ये ऊपर वाली परत, तो अब तीन नीचे वाले हो गए और तीन ऊपर वाले हो गए, तो ये जब एक दूसरे के ऊपर रखते हैं तो यहाँ बीच में जो रिक्ति बनती है वो रिक्ति कौन सी होती है, त्रिकोणीय रिक्ति
सॉरी कौन सी रिक्ति, अष्टफलकीय रिक्ति होती है। अब देखिए यहाँ टोटल गोले कितने हो रहे हैं, 3 नीचे वाले 3 ऊपर वाले, टोटल मिलाकर 6 गोले। ओके, देखिए इन्हें डायग्राम के थ्रू हम देखते हैं। ये देखिए ये 3 नीचे वाले गोले हो गए और 3 ऊपर वाले गोले, और जब ये एक दूसरे के ऊपर रखे जाते हैं तो इनके बीच में जो रिक्त स्थान या जगह बनती है, ये देखिए अष्टफलकीय रिक्ति कहलाती है। अब इस अष्टफलकीय रिक्ति का निर्माण यदि हम कहें तो यहाँ कह सकते हैं कि इन सभी 6 गोलों के केंद्र को जब हमें मिलाते हैं तो इन केंद्रों को मिलाने पर जो संरचना बनती है वो एक प्रकार से अष्टफलक बनती है। देखिए ये संरचना इस प्रकार से, तो नीचे वाले 3 गोले और ऊपर वाले 3 गोलों के केंद्र हमने मिलाए, तो मिलाने पर यह इस प्रकार की संरचना बनी और ये अष्टफलकीय संरचना बनती है। इसलिए इस रिक्ति को हम क्या कहते हैं, अष्टफलकीय रिक्ति कहते हैं। ओके, तो यहाँ पर आप अष्टफलकीय रिक्ति के बारे में जो चीज़ें ध्यान में रखने की है वह ये है कि अष्टफलकीय रिक्ति का निर्माण कितने गोलों से होता है, 6 गोलों से। ये देखिए 6 गोले। फिर इसकी संरचना ये इस प्रकार से अष्टफलक बनता है, इसलिए इसको कहते हैं हम अष्टफलकीय रिक्ति। ओके, उसके बाद में आगे देखिए अगला जो है हम इसका जो प्रकार है वो देखते हैं। रिक्तियों की संख्या जो है वो किस प्रकार से ज्ञात की जाती है। अब देखिए अष्टफलकीय और चतुष्फलकीय रिक्तियाँ हालांकि दोनों में पाई जाती हैं, लेकिन इसे जो है वो हम निबिड़ संकुलित की गोलों की संख्या के आधार पर देखते हैं। निबिड़ संकुलित गोलों की संख्या के आधार पर किस प्रकार से, मान लिया हम कह रहे हैं कि हमारे पास निबिड़ संकुलन के अंदर n गोले हैं, ठीक है, तो चतुष्फलकीय रिक्तियों की संख्या जो है वो कितनी हो जाती है, 2n हो जाती है, और अष्टफलकीय रिक्तियों की संख्या कितनी होगी, n होगी। तो टोटल रिक्तियाँ हम कह सकते हैं कि 2n + n इज इक्वल हो गई 3n। तो यहाँ हम कह सकते हैं कि निबिड़ संकुलन जो होता है उस निबिड़ संकुलन में 2n और 3n इस प्रकार से रिक्तियाँ हम बता सकते हैं। तो ध्यान में रखें कि यह जो रिक्तियाँ हैं यह किस पर निर्भर करती है, गोलों की संख्या पर निर्भर करती है। तो हम कह सकते हैं कि यदि गोलों की संख्या n होती है तो चतुष्फलकीय रिक्तियों की संख्या कितनी होगी, 2n हो जाती है। ओके, और अष्टफलकीय रिक्तियों की संख्या कितनी हो जाएगी, n हो जाती है। तो यहाँ टोटल रिक्तियों की संख्या 3n जो है वो हम कह सकते हैं, क्योंकि 2n चतुष्फलकीय होगी और n जो है वो कौन सी होगी, अष्टफलकीय रिक्ति होगी। तो यहाँ पर आप ये दोनों चीज़ें जो है वो ध्यान रखेंगे। फिर हम आगे चलते हैं। पहले तो हमने परत का व्यवस्था देख ली, दूसरी देखिए हम कह रहे हैं कि तृतीय परत को द्वितीय परत पर रखना। अब यहाँ पर भी वापस 2 संभावनाएं होती हैं। वो 2 संभावनाएं देखिए कौन कौन सी हैं। पहली है अष्टफलकीय रिक्तियों का आच्छादन। अष्टफलकीय रिक्तियों के आच्छादन से तात्पर्य है कि हमने इसको इस प्रकार से रखते हैं कि अष्टफलकीय रिक्तियाँ जो है वो ढक जाती है। परतों को हम इस प्रकार से रखें, देखिए व्यवस्था जो है वो हम क्या कह सकते हैं कि यह जो द्वितीय परत की चतुष्फलकीय रिक्तियों को तृतीय परत व प्रथम परत के गोलों के द्वारा यहाँ पर ढक दिया जाता है या आच्छादित कर दिया जाता है। और इसमें जो व्यवस्था होती है वो कौन सी होती है, ए बी प्रकार की होती है। देखिए इसको हम यहाँ पर किस प्रकार से बता सकते हैं, देखिए ठीक है, ए बी पैटर्न जो है वो यहाँ पर होता है। अब यहाँ पर हम कह सकते हैं कि यह जो संरचना होती है इसको हम षटकोणीय निबिड़ संकुलित संरचना भी कहते हैं, क्योंकि यहाँ पर एक षटकोण जो है वो बनता है HCP, हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग। तो यहाँ आप ध्यान में रखेंगे कि इसमें गोलों का पैटर्न कौन सा होता है, ए बी प्रकार का, और संरचना को क्या कहते हैं, षटकोणीय निबिड़ संकुलन। और यहाँ हमने कहा चतुष्फलकीय रिक्तियों का आच्छादन हो रहा है, यानी कि उनको ढका जा रहा है। तो ढकने का जो प्रक्रम है वो किस प्रकार से होता है, देखिए हम यहाँ चित्र के माध्यम से उसको समझाते हैं। और एक एग्जाम्पल्स जो हैं वो भी आप ध्यान में रखेंगे। व्यवस्था कहाँ पाई जाती है, मैग्नीशियम है, जिंक है, उनमें पाई जाती है। देखिए इसको हम चित्र के माध्यम से समझते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले जो चित्र हमने बताया है ए बी, यह है परतों की व्यवस्था है ए बी प्रकार की। यहाँ पर देखो क्या होता है कि सबसे पहले हम कह रहे हैं कि ये वाली परत, तो इस परत के गोले हम बना रहे हैं। ये बीच वाला गोला 1 2 3 4 5 और 6, ओके, ये परत हमने बनाई। अब बना रहे हैं ये, तो 1 2 और ये 3, ये वाली परत, ओके। फिर ये वापस 1 2 3 4 5 और ये 6, ओके।
और फिर ये वापस B हो जाती है, 1 2 और 3। अब देखिए आप कि जब यह परत है A, इस पर जब हम B परत रखते हैं तो ये बीच वाला जो गोला होता है यह इसके बीच में जाकर फिट हो जाता है। ओके, तो देख रहे हैं 3 और ये नीचे से चौथा गया तो चतुष्फलकीय रिक्ति बन गई। फिर यह परत जब इस पर रखी जाती है यानी कि तो ये बीच वाला गोला यहाँ पर आकर फिट हो जाता है। तो यहाँ हम देख रहे हैं कि यहाँ पर भी कौन सी रिक्ति बनी, चतुष्फलकीय रिक्ति। तो नीचे से और ऊपर से दोनों तरफ से यानी कि यह और यह दोनों इसको ढक देते हैं, और ढकने पर जो अंदर रिक्ति जो बंद हो रही है वो चतुष्फलकीय रिक्ति होती है। तो चतुष्फलकीय रिक्ति को यहाँ क्या कर दिया जाता है, ढक दिया जाता है। तो चतुष्फलकीय रिक्ति को ढकने पर इसे व्यवस्था को हम कहते हैं चतुष्फलकीय रिक्तियों का आच्छादन। ठीक है, फिर देखिए यहाँ पर हम कहें कि ये जो चतुष्फलकियों का रिक्तियों का आच्छादन जो है उसको हम इस प्रकार से भी बता सकते हैं। ये व्यवस्था इसकी देखिए, तो यहाँ ये A 6, फिर ये B, फिर A, फिर B, तो इस प्रकार की व्यवस्था यहाँ चलती जाती है। और यहाँ इन गोलों के केंद्र को मिलाने पर इस तरीके से एक षटकोणीय निबिड़ संकुलन बनता है, ये संरचना बनती है। इसी कारण इसको हम क्या कहते हैं, HCP जो है वो कहते हैं। ओके, अब यहाँ पर देखिए एक और चीज़ ध्यान में रखने की कि यहाँ पर जो उपसह संयोजन संख्या होती है वो कितनी होती है, 12 होती है। ये 12 जो है वो किस प्रकार से होती है, देखिए जैसे हम कह रहे हैं कि यह 1 है, ठीक है, फिर हम कह रहे हैं ये एक परत है, फिर हम कह रहे हैं कि ये एक परत है। तो मान लिया ये A हो गई, फिर B हो गई, AB इस तरीके से चलती जाती है। तो ये वाला गोला कितने को स्पर्श कर रहा है, 1 2 3 4 5 6 को स्पर्श करा, तो 6 तो ये हो गए, 3 इसके ऊपर आएंगे ये वाले, तो 7 8 9, और 3 ये इसके नीचे फिट होंगे, तो 10 11 और 12, तो टोटल 12 गोले इस एक गोले को स्पर्श कर रहे हैं। 6 तो ये हो गए, और 3 ऊपर वाले और 3 नीचे वाले, ये इसको फिक्स करके यहाँ पर स्पर्श करते हैं, इसलिए समन्वय संख्या यहाँ कितनी हो जाती है, 12, या उपसह संयोजन संख्या कितनी हो जाती है, 12 हो जाती है। ओके, आगे देखिए अष्टफलकीय रिक्तियों का आच्छादन। पीछे हमने षटकोणीय रिक्तियों का चतुष्फलकीय रिक्तियों का आच्छादन कहा, अब अष्टफलकीय रिक्तियों का आच्छादन होता है कैसे, देखिए इसमें हम क्या करते हैं कि तीसरी परत दूसरी परत के ऊपर रख सकें, और रखने पर क्या होता है कि इनके गोले जो होते हैं वो अष्टफलकीय रिक्तियों को आच्छादित करते हैं। अर्थात यह जो व्यवस्था हम करते हैं तो अष्टफलकीय रिक्तियाँ जो है वो ढक जाती है, इसलिए इनको कहते हैं हम अष्टफलकीय रिक्तियों का आच्छादन। इस व्यवस्था में हम क्या करते हैं, तीसरी परत के गोले प्रथम व द्वितीय परत के साथ संरेखित नहीं रहने चाहिए, मतलब A B C ये तीनों परतें अलग अलग होनी चाहिए। फिर A B C, पिछले वाले में हमने देखा था A B, अर्थात पहली और तीसरी कॉमन थी, दूसरी और चौथी कॉमन थी, लेकिन यहाँ पर पहली दूसरी तीसरी अलग अलग है। ओके, संरेखित का मतलब है इनकी गोलों के केंद्र एक सीध में नहीं आने चाहिए। ओके, और ये व्यवस्था जो है वो कौन सी होती है, ABC प्रकार की होती है, अर्थात पहली परत अलग, दूसरी परत भी अलग और तीसरी परत भी अलग होती है। और इसमें जो संरचना बनती है उसको हम कहते हैं घनीय निबिड़ संकुलन, अर्थात क्यूबिक क्लोज पैकिंग, CCP। तो यहाँ पर शॉर्ट में इसे हम क्या कहते हैं, CCP भी कह सकते हैं। ओके, ध्यान रखेंगे आप, यहाँ पर भी हम कह सकते हैं इसकी संरचना को इस प्रकार से, और ये संरचना जो है वो किसमें पाई जाती है, तांबा और चांदी में। ओके, अब दोनों जो क्लोज पैकिंग हैं, क्लोज पैकिंग का मतलब है निबिड़ संकुलन, क्लोज पैकिंग से तात्पर्य क्या है, निबिड़ संकुलन, ये उच्च क्षमता वाले होते हैं। उच्च क्षमता वाले होने का तात्पर्य है कि इनकी संकुलन क्षमता जो है वो कितनी होती है, 74% होती है। ध्यान रखेंगे आप, FCC की संकुलन दक्षता 74%, अगले वाले वीडियो में देखेंगे हम किस प्रकार से निकाली जाती है। CCP और HCP इन तीनों की कितनी होती है, 74 होती है। संकुलन दक्षता से तात्पर्य है कि एक कोष्टिका में परमाणु जो है वो
कुल आयतन का कितना आयतन घेरते हैं, वो मात्रा क्या कहलाती है, संकुलन दक्षता या संकुलन क्षमता कहलाती है, जिसे हम अगले वीडियो में डिस्कस करेंगे। आगे देखिए, यानी कि यह है टोटल 74% जगह जो है वो टोटल आयतन की घेरते हैं और प्रत्येक गोला इसमें 12 गोलों के संपर्क में रहता है, यानी कि समन्वय संख्या कितनी होती है इसकी, 12। तो ध्यान रखेंगे HCP यानी कि ये जो हम पढ़ रहे हैं षटकोणीय निबिड़ संकुलन, CCP यानी कि वर्ग निबिड़ संकुलन, इनमें समन्वय संख्या कितनी होती है, 12। CCP में 12 कैसे होती है वो अभी मैंने डिस्कस करके पीछे बताया था। HCP में क्या से होती है ये अभी हम यहाँ एक डायग्राम के थ्रू समझ के देखते हैं। देखिए आगे, तो दोनों संरचनाओं में उपसंयोजन संख्या कितनी होती है, दोनों संरचनाओं का तात्पर्य है CCP और HCP, अर्थात चतुष्फलकियों के और अष्टफलकियों के आच्छादन दोनों की बात यहाँ हो रही है। अब पीछे अभी हमने HCP का देख लिया था, ठीक है। अब हम यहाँ CCP का जो है वो देखते हैं। देखिए, ये संरचना इस प्रकार से यहाँ पर बनती है। ये पहली परत के गोले हो गए, ये दूसरी परत, ये तीसरी परत, फिर पहली। तो आप देख सकते हो कि हर एक परत के गोलों का व्यवस्था का क्रम अलग अलग है। देखिए, इसको हम एक अलग डायग्राम के थ्रू यहाँ समझते हैं। देखिए, ये मान लिया मैं कह रहा हूँ कि एक परत हो गई, ठीक है। फिर यहाँ हम कह रहे हैं कि ये एक परत और हो गई, ठीक है। फिर यहाँ ये व्यवस्था कौन सी हो गई, A, ये कौन सी हो गई, B, और फिर ये परत हो गई कौन सी, C। तो ये व्यवस्था यहाँ पर पाई जाती है। अब इसको हम यहाँ पर जो है वो अष्टफलकीय रिक्तियों के आच्छादन के रूप में समझेंगे कि अष्टफलकीय रिक्तियों का आच्छादन जो है वो कैसे होता है। इसको मैं थोड़ा सा और अलग से बना रहा हूँ। पहली व्यवस्था यहाँ मैंने करी, ये एक, और दूसरी व्यवस्था यहाँ हम बता रहे हैं इस प्रकार से, और फिर ये अगली हो गई 1 2 3 4 5 6। ओके, तो यहाँ आप पहले इस व्यवस्था को समझें। तो ये मान लिया A कही मैंने, ये B कह दी, ये C कह दी, और ये क्या कह दी, वापस A कह दी। ओके, क्योंकि ये समान हो गई। अब देखो, जब यह दोनों गोले एक दूसरे पर रखे जाएंगे तो यहाँ जो रिक्ति बनेगी वो रिक्ति कौन सी होगी, अष्टफलकीय होगी। कौन सी होगी, अष्टफलकीय होती है। तो दोनों एक दूसरे पर रखे जा रहे हैं, अर्थात 6 गोले रख रहे हैं, तो यहाँ अष्टफलकीय रिक्ति हो जाती है। ओके, अब यह गोलों की परत इसके ऊपर आ जाती है और यह गोलों की परत इसके नीचे। तो ये दोनों परतें जो है ये अष्टफलकीय, यानी कि ये वाली जो रिक्ति है इसको क्या कर देते हैं, ऊपर नीचे से ढक देते हैं। इसलिए हम कहते हैं अष्टफलकीय रिक्ति का आच्छादन। ओके, अब समन्वय संख्या जो है वह 12 कैसे होती है, देखिए। तो यहाँ पर यह गोला जो है इसको 6 गोले स्पर्श कर रहे हैं, और ऊपर से 3 और नीचे से 3। तो इस प्रकार से 3 और 3 6 ये हो गए, और 6 जो है वो साइड वाले हो गए। टोटल मिलाकर कितने हो गए, 12 हो गए। तो यहाँ हम कह सकते हैं कि समन्वय संख्या कितनी हो गई, 12 हो गई। ओके, ध्यान रखेंगे आप, समन्वय संख्या जैसा कि मैंने बताया, बीच वाले गोले को ये 6 और 3 ये 9 और 3 ये 12। तो समन्वय संख्या का या उपसंयोजन संख्या की परिभाषा पिछले सेशन में हमने देखी थी कि कोई गोला अपने निकटवर्ती जितने गोलों को स्पर्श करता है उनकी संख्या जो है वो क्या कहलाती है, समन्वय संख्या कहलाती है। ओके, ये उसका डायग्राम जो है वो यहाँ आप देख सकते हो, ये A, ये B और ये C, फिर वापस A और B। तो यहाँ आप देख रहे हो कि ये जैसे ये 3 गोले हैं और ये 3 गोले हैं, तो ये तो तीनों आपस में बने तो कौन सी रिक्ति हो गई, अष्टफलकीय, और ये ऊपर से आच्छादन हो गया। यहाँ एक एक गोला जो है वो बना रखा है। ओके, उसके बाद में आगे अब देखिए, एक कोष्टिका से संबंधित गणनाएं या उनकी विमा संबंधी गणनाएं हम देखते हैं। अब देखिए, हम कहते हैं कि एक कोष्टिका जो है वो मान लिया हमने कहा कि घनाकार की होती है, और घन जो है उसकी भुजाएं जो है, जैसे ये घन है, ठीक है। अब इस घन की सारी भुजाएं क्या होती है, जैसा कि हम जानते हैं समान होती है। तो इस घन की भुजा की लंबाई हमने कितनी मान ली, A मान ली। ओके, अब घन है, चूंकि घन, तो उसका आयतन कितना होता है, घन का आयतन होता है A क्यूब, यानी कि भुजा क्यूब, ठीक है।
ये भुजा क्यूब, ठीक है। और आयतन जो हम घनत्व जो है वो हमने मान लिया इसका कितना होता है d, ओके। अब देखिए एकक कोष्टिका का आयतन हमने कहा है a क्यूब। a क्यूब कैसे? एकक कोष्टिका घन होती है और घन का आयतन होता है भुजा क्यूब, और भुजा क्या है? a है, तो इसका आयतन हो गया a क्यूब, ओके। फिर देखिए एकक कोष्टिका में उपस्थित एक परमाणु का द्रव्यमान हम कह रहे हैं स्मॉल m है। कितना है? स्मॉल m है। तो यदि हम कहें कि एकक कोष्टिका में एक परमाणु का स्मॉल m है, तो टोटल एकक कोष्टिका का यदि हम कहें कि टोटल एकक कोष्टिका का द्रव्यमान कितना है, तो हम कहेंगे कि उसमें जितने परमाणु हैं गुणा एक परमाणु का द्रव्यमान, ओके। तो इसका फॉर्मूला जो है वो हम यहाँ पर इस तरीके से ड्रॉ कर सकते हैं कि एकक कोष्टिका का जो द्रव्यमान होता है, देखिए एक परमाणु का द्रव्यमान तो स्मॉल m है, तो एकक कोष्टिका का टोटल द्रव्यमान कितना होगा? एकक कोष्टिका में परमाणु की संख्या यानी कि n गुणा एक परमाणु का द्रव्यमान यानी कि स्मॉल m। तो यहाँ हम कह सकते हैं एकक कोष्टिका का द्रव्यमान कितना हो गया? एकक कोष्टिका में जितने परमाणु हैं उनकी संख्या गुणा एक परमाणु का द्रव्यमान, अर्थात n गुणा m, ठीक है। अब देखिए आगे, एकक कोष्टिका में प्रत्येक परमाणु का द्रव्यमान क्या होता है? अब देखिए प्रत्येक परमाणु का द्रव्यमान से तात्पर्य है कि टोटल एकक कोष्टिका का द्रव्यमान में जब हम अवोगाद्रो संख्या का भाग दे देते हैं तो एक परमाणु का द्रव्यमान वहाँ पर प्राप्त हो जाता है। तो यहाँ ये जो कैपिटल M है ये तो टोटल एकक कोष्टिका का द्रव्यमान है, और Na जो है वो क्या है? अवोगाद्रो संख्या है। ध्यान रखें अवोगाद्रो संख्या का मान कितना होता है? 6.02 गुणा 10⁻23, ठीक है। तो यहाँ हम कह सकते हैं 6.023 इंटू 10⁻23, ये मान जो है वो किसका होता है? अवोगाद्रो संख्या का होता है, ओके। तो प्रत्येक परमाणु का द्रव्यमान निकालने के लिए क्या करते हैं? एकक कोष्टिका का द्रव्यमान, उसमें हम अवोगाद्रो संख्या का जो भाग है दे देते हैं, तो भाग देने पर जो मान आता है वो एक परमाणु का आ जाता है। ध्यान रखें अवोगाद्रो संख्या, अवोगाद्रो नंबर मतलब 6.023 गुणा 10⁻23, ये वैल्यू होती है अवोगाद्रो नंबर की या संख्या की। अब देखिए एकक कोष्टिका का घनत्व, जैसा कि हम जानते हैं कि घनत्व बराबर क्या होता है? द्रव्यमान बटा आयतन। तो घनत्व जो है एकक कोष्टिका का है, इसलिए आयतन भी किसका होगा? एकक कोष्टिका का, और द्रव्यमान भी किसका होगा? एकक कोष्टिका का। तो हम कह सकते हैं कि एकक कोष्टिका का द्रव्यमान बटा एकक कोष्टिका का आयतन। ध्यान रखें यहाँ पर हम कह रहे हैं घनत्व D, ओके। एकक कोष्टिका का द्रव्यमान अभी हमने निकाला था, क्या होता है? एकक कोष्टिका का द्रव्यमान क्या होता है? n गुणा स्मॉल m निकाला था, यानी कि कैपिटल M, ठीक है। और बटा एकक कोष्टिका का आयतन, एकक कोष्टिका का आयतन जैसा कि हमने कहा कितना होता है? a क्यूब, ओके। तो यहाँ हमने लिख दिया कि घनत्व D बराबर हो गया n गुणा m, जो भी पीछे निकला था, बटा a क्यूब एकक कोष्टिका का आयतन। अब देखिए यहाँ पर जो प्रत्येक परमाणु का द्रव्यमान है यानी कि स्मॉल m की वैल्यू यहाँ पर रखी गई है। स्मॉल m, ये जो स्मॉल m है ये बराबर होता है कैपिटल M अपॉन Na। तो यहाँ स्मॉल m की जगह रखा हमने कैपिटल M अपॉन Na। कैपिटल M एकक कोष्टिका का द्रव्यमान है, स्मॉल n एकक कोष्टिका में परमाणु या कणों की संख्या है, Na जो है वो क्या है? अवोगाद्रो संख्या है। तो इस प्रकार से ये जो फॉर्मूला प्राप्त होता है, यह फॉर्मूला हमें एकक कोष्टिका का घनत्व जो है वो निकाल के देता है। अब इस एकक कोष्टिका के घनत्व के फॉर्मूले के द्वारा हम द्रव्यमान जो है वो भी निकाल सकते हैं, यानी कि कैपिटल M जो है वो भी निकाल सकते हैं। तो कैपिटल M बराबर हम क्या लिखेंगे यहाँ पर? कैपिटल M बराबर हो जाएगा, ध्यान रखिए कैपिटल M बराबर क्या होगा? यह जो वैल्यू है यानी कि ये वाली वैल्यू जो है वो चली जाएगी इधर, तो क्या होगा? D इधर हो गया गुणा a क्यूब गुणा Na और अपॉन आ जाता है n, ठीक है। तो इस प्रकार से यह वैल्यू जो है वो हम यहाँ निकाल सकते हैं। तो घनत्व और द्रव्यमान जो है वो इस प्रकार से हम एक दूसरे पर सूत्र जो है वो हम यहाँ निकाल कर बता सकते हैं, ओके। तो यहाँ आप इसको अच्छी तरीके से समझेंगे तो
यहाँ पर जो क्वेश्चन पूछा जाता है वो क्वेश्चन एकक कोष्ठिका के घनत्व से संबंधित पूछा जाता है कि मान लिया हमें एकक कोष्ठिका में उपस्थित परमाणुओं की संख्या दे दी और उसका जो परमाणु द्रव्यमान है वो दे दिया और उसकी भुजा की लंबाई जो है वो भी दे दी, और यह सारी चीज़ें देकर जो है वो हमें कह दिया जाता है कि आप जो है उसका घनत्व जो है वो ज्ञात करिए। तो यहाँ हमारे पास कणों की संख्या दे दी रहती है, द्रव्यमान दिया हुआ रहता है और भुजा की लंबाई ए दी हुई रहती है। ये सारी रखकर हम यहाँ डी का वैल्यू जो है वो निकाल सकते हैं। तो इस तरीके से हम इस फॉर्मूले को जरूर याद रखें। डी घनत्व हो गया, एन परमाणु की संख्या हो गई, एम एक कोष्ठिका का द्रव्यमान हो गया और ये आयतन, और एन ए जो है वो अवगाद्रो नंबर। तो यह इस तरीके से एक कोष्ठिका के घनत्व या उसकी विमाई जो है वो हम यहाँ पर देख सकते हैं। तो इस प्रकार से आज के वीडियो में हमने त्रिविमीय निबिड़ संकुलन जो है वो किस प्रकार से बनता है उसके प्रकारों में देखा, और उसमें विशेष तौर से हमने रिक्तियों के बारे में डिस्कस किया। ध्यान रखें, दो प्रकार की रिक्तियाँ, चतुष्फलकीय और अष्टफलकीय रिक्तियाँ हमने यहाँ पर देखी, और एक कोष्ठिका के घनत्व के संबंधी जो विमा या जो सूत्र है वो हमने यहाँ निकाल कर यहाँ देखा। ओके, तो आप जो है साथ में इनके जो नोट्स हैं वो भी बनाते रहें और चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जो है वो ज़रूर दबाएं ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन जो है वो आपको प्राप्त हो सके।